अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज लास्ट लेक्चर्स तक हम लोगों ने लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट और प्रोसीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। तो मैं आज की क्लास में बात करने जा रहा हूँ कि एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो उसकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में डिस्कस करें। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हम लोगों ने जो लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट, प्रोसीजर फंक्शन का आइडिया किया है, उन सबको हम एक जगह के ऊपर मर्ज करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरीके से पास्ट पेपर की वर्डिंग्स आती हैं। अच्छा, हो सकता है आपके माइंड में ये हो कि सर हम डॉक्यूमेंट, एविडेंस डॉक्यूमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं एक अलग से सेपरेटली आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि पास्ट पेपर का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लिया जाए इस लेक्चर के अंदर। इसके अंदर जो है वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो मैं असल में आज की क्लास में आपको उससे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, पास्ट पेपर। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले बेटा, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहले जो पास्ट पेपर करवाता हूँ वो यही करवाता हूँ, ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि जी क्या वर्डिंग्स हैं, क्या जो है वो लॉजिक्स वो लगाता है। तो सर क्या कह रहा है, प्रोग्राम स्टोर्स द फॉलोइंग 10 इंटीजर इन 1D array with the identifier array. हमारे पास एक प्रोग्राम है बेटा जो कि हम जो है वो सेव करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर बेटा 1 डायमेंशनल एरे होगा और जो एलिमेंट्स है उसमें बेटा वो कितने हैं, 10 एलिमेंट। ठीक है, और हमने उसमें करना क्या बेटा, 10, 5, 6, 7, 1, 12, 13, 15, 21 और 8, ये सारे इसके अंदर बेटा हमने क्या करना है, एलिमेंट सेव करना। चले, डाटा बता दिया। अब हमसे जो डिमांड कर रहा है बेटा उसके ऊपर बात करें। कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर अ न्यू प्रोग्राम, डिक्लेयर द ग्लोबल 1D एरे। हमें बेटा एक क्या करना है, 1 डायमेंशनल एरे बना। नाम क्या होगा बेटा इसका, एरे डाटा। अच्छा, जब ये नाम बता देगा बेटा, आपने फिर वही यूज करना। ठीक है, तो एरे डाटा के साथ ये 10 एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं, हमने इसमें क्या करना है, साइन करना। फिर कह रहा है बेटा इनिशियलाइज करें मेन प्रोग्राम को और डाटा वैल्यूज जो है वो सारी की सारी हमें शो होनी चाहिए। तो ग्लोबल एरे डिक्लेयर करने के लिए कुछ अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ये करोगे कि मेन मेन में जाके आप उसे क्या करोगे, डिफाइन करो। तो किस तरह से करोगे वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एरे का नाम बेटा इन्होंने क्या बताया, एरे डाटा इज इक्वल टू, और उसके बाद आपने ब्रैकेट बनाया। ठीक है, और इसमें हमने रख लिया लेट्स सपोज 10, 5, 6, 7, 1, 12, 13, 15, 21, 8। तो बेटा ये टोटल हमारे पास क्या हो गए, ये 10 एलिमेंट्स हो गए जो कि हमने इनके अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर दिए हैं एरे के अंदर। क्योंकि यहाँ पर डिक्लेरेशन तो होती नहीं है ना, वी नो दैट कि डिक्लेरेशन नहीं होती है, बस इनिशियलाइजेशन हम। तो पाइथन के अंदर तो जैसे ही हमने इनिशियलाइज किया तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट टास्क जो है इसका कंप्लीट। इन्होंने ग्लोबल का वर्ड यूज किया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ग्लोबल के लिए, क्योंकि पाइथन में जब आप टॉप पे किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो वो ग्लोबल होता है। बस ख्याल ये रखना होता है बेटा कि अगर आप किसी ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी मेथड के अंदर यानी किसी भी प्रोसीजर में या किसी भी फंक्शन में यूज करेंगे तो आप उसको ग्लोबल के वर्ड के साथ, क्योंकि अगर आप ग्लोबल के वर्ड के साथ एरे को यूज नहीं करोगे तो वो ग्लोबल ट्रीट नहीं होगा। जो चेंजेस होंगे एरे के अंदर वो उस प्रोसीजर तक ही लिमिट है, प्रोसीजर के बाहर उसका कोई भी इफेक्ट आपको नजर नहीं आ। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड नोट। तो फर्स्ट टास्क बेटा हमारे पास यहाँ पर हो गया। टास्क नंबर 2 पर आइए। टास्क नंबर 2 पर बेटा अगर हम बात करें तो क्या बात हो रही है सर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि एक हमने फंक्शन लिखना है और इसका जो बेटा नाम है वो इन्होंने क्या बताया, लीनियर। बेटा ये क्या कर रहा है, ये एक जो है वो इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और बेटा ये परफॉर्म क्या कर रहा है, लीनियर सर्च परफॉर्म कर रहा है किसके ऊपर, एरे डाटा। तो नाम क्या हो गया बेटा, लीनियर सर्च।
पैरामीटर में ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये चीजें ना नोट डाउन करने वाली, अगर आप ये पढ़ते चले जाएंगे या नहीं पढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम हो। मैं हमेशा क्लास में भी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि बेटा आपने इसको कंटिन्यूसली 2-3 मरतबा रीड, सेफ साइड, आसानी रहेगी आप। तो बेटा लीनियर सर्च का हमने एक फंक्शन लिखना है, पैरामीटर इसने एक्सेप्ट करना है, उसके बाद बेटा ये लीनियर सर्च परफॉर्म करेगा, और जो भी पैरामीटर की वैल्यू होगी वो इस एरे के अंदर सर्च कर, ठीक है। पैरामीटर वैल्यू जो आ रही है वो उसका पर्पस यही है कि उसको हमने इस एरे के अंदर सर्च, और बेटा ट्रू रिटर्न करना है या फिर फॉल्स रिटर्न करना है। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, और अगर वैल्यू मिल जाएगी तो बेटा क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से होगा। तो राइट साइड के ऊपर आपको ये कोड नजर आ रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ। बेटा डेफ कीवर्ड होता है, लीनियर सर्च, वी विल राइट लीनियर सर्च ओवर हियर। जिस तरह से इन्होंने लिखा है मैं भी उसी तरीके से, लीनियर सर्च का एस कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे। अच्छा, पैरामीटर के अंदर वो वैल्यू आ रही होगी इंटीजर, जो कि कंपेयर होगी एरे में, तो मैं यहाँ उसको बोल देता हूँ सर्च वैल्यू, ठीक है जी। इन्होंने देखें जब वेरिएबल का नाम नहीं बताया तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसे डायरेक्ट, और जब ये बताएगा तो फिर आप वो यूज करें, ठीक है, ये याद रखना है। तो बेटा क्या बात हो रही है कि हमने सर्चिंग अप्लाई करनी है, सर्चिंग अप्लाई करने के लिए लूप यूज होता है, ठीक है। फॉर इंडेक्स इन रेंज 10 एलिमेंट्स है तो 10 लिख दीजिए, क्योंकि लूप 0 से स्टार्ट होके रेंज का फंक्शन 9 तक चलता है। रेंज का फंक्शन जो है बेटा वो 9 तक चलता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 लिखेंगे, तो 0 से 9 तो टोटल 10 है, ठीक है जी। चले, अब बेटा इफ का चेक लगेगा, और जो सर्च वैल्यू है अगर वो बराबर हो जाती है किसके बेटा, एरे डाटा, और एरे डाटा के अंदर हम क्या पास कर देंगे बेटा, इंडेक्स, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी बेटा तो ये फंक्शन क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब यहीं पर लिख देते हैं रिटर्न ट्रू। और अगर जो है बेटा वो लूप चल गया 10 टाइम, ठीक है, और जो है वो 10 टाइम्स चलने के बाद वैल्यू नहीं मिली, तो फिर हम लूप से बाहर आकर, ये याद रख, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं, एल्स रिटर्न फॉल्स। इसमें पता है क्या होगा बेटा, इसमें नुकसान ही होगा कि अगर लेट्स सपोज एरे के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 10, 5, 6, 7 इस तरह। अब जैसे 12 एक एलिमेंट, मैंने यूजर को वैल्यू दी 12, अब 12 जो है वो सर्च वैल्यू है, लेकिन जब ये लूप चलेगा तो बेटा इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या होगी, 0। 0 पे क्या मौजूद है बेटा, 10 मौजूद है। अब क्या 10 12 के बराबर है, नहीं, तो वो एल्स में जाके फॉल्स रिटर्न कर। ये याद रखना है कि जब बेटा रिटर्न का कीवर्ड चलेगा तो फिर आपका फंक्शन ब्रेक हो जाए, फंक्शन कंटिन्यू नहीं रहता, ये चीजें याद रखें। फंक्शन वहीं पर ही क्या करेगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, और जो है वो आपका कोड में फॉल्स आ रहा होगा। अब आप बोलेंगे सर मैं कोड चला रहा हूँ ये तो सर्च वैल्यू दे ही नहीं रहा, तो बेटा वो इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि लूप चला है सिर्फ एक बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे उसने कंपेयर किया, वैल्यू नहीं मिली, एल्स में जाके उसने रिटर्न किया, और प्रोग्राम एंड, यानी लीनियर सर्च का जो फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाए। रिटर्न का कीवर्ड जो होता है बेटा वो टर्मिनेट, क्योंकि फर्दर हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम रिटर्न, तो रिटर्न जो है वो आप कहाँ लिखोगे बेटा, फॉर लूप से बाहर लिखो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक स्पेस का फर्क है, इससे आपके कोड में पूरा मसला हो, तो इसीलिए प्रोग्रामिंग कहते हैं कि ये डिफिकल्ट है। तो चलें सर आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए। पार्ट बी इसका हो चुका है, बेटा पार्ट टू पर आ। पार्ट टू में क्या कह रहा है कि एडिट द मेन प्रोग्राम, ओके, अलाउ द यूजर टू इनपुट एन इंटीजर वैल्यू। मेन का मतलब क्या है, मेन में कैसे आना है, मेन में ऐसे आना है कि आप ये डेफ डेफ की लाइन में आए, DEF की लाइन में आए। तो ये जो एरिया है बेटा ये क्या है, मेन है, ठीक है? इसमें हमने क्या करना है, यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी है, ठीक, यूजर इनपुट बोल देते हैं इसको। इंटीजर है तो इनपुट करेंगे INT के साथ, ऐसे ही लिखेंगे एंटर एनी नंबर। उसके बाद बेटा ये फर्स्ट पार्ट हो, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आ जाए, बेटा क्या कह रहा है, पास द वैल्यू टू लीनियर सर्च एज द पैरामीटर, यानी यूजर ने जो वैल्यू अभी
इनपुट की है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूजर इनपुट है, इसको आप पैरामीटर के थ्रू किसमें पास करो बेटा, लीनियर सर्च में पास। तो लीनियर सर्च ये ऊपर दिया हुआ है ऑलरेडी हमें, इसको अभी हमने बनाया है, फंक्शन की बात हो रही है, तो फंक्शन अभी हमने लीनियर सर्च का बनाया है, आपने इसके अंदर इसको कॉल यूजर इनपुट, ठीक है, पास कर दी भाई, पास भी हो गई। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पे क्या कह रहा है बेटा, आउटपुट एन एप्रोप्रिएट मैसेज टू टेल द यूजर वेदर द सर्च वैल्यू वाज फाउंड और नॉट। यानी जो आपने लीनियर सर्च के फंक्शन को कॉल किया था, कॉल करने के बाद जो वेरिएबल पास किया था वो वेरिएबल उस एरे में है या नहीं। अब ये पता कैसे चलेगा, अब याद करो बेटा, जब मैंने आप लोगों को ये फंक्शन प्रोसीजर पढ़ाया था, तो साथ यू नो कि मैंने बताया था कि जब भी आप फंक्शन को कॉल कर, तो फंक्शन को हमेशा डायरेक्टली कॉल नहीं करते, आप फंक्शन को कॉल करते हो कि वेरिएबल में रख के या फिर आउटपुट के कीवर्ड के साथ। क्योंकि फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा बेटा वो कहाँ जाएगी, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा प्रिंट, और फिर मैं इसको कॉल कर। अब अगर मैं इसको इस तरह चलाता हूं, मैं कोड चला के दिखा कि यहां तक जो है वो क्या इफेक्ट आ रहा है। एंटर अ नंबर, मैंने लिखा 12, दिखा गया 2, ठीक है। इसी तरह से कोड दोबारा चलाते हैं, मैंने लिखी कोई वैल्यू जो है ही फॉल्स लिखा हुआ। प्रिंट से जो है ना वो ये फायदा, लेकिन अभी उसने प्रिंट करने को नहीं कहा, अभी तो उसने ये बोला है कि आउटपुट एन अप्रोप्रिएट मैसेज। तो एक प्रॉपर मैसेज हमें क्या करना है यहाँ पर डिस्प्ले कर, और वो मैसेज ये बताएगा कि जो वैल्यू है वो फाइंड हुई है या नहीं। तो इसके लिए बेटा क्या करोगे आप, फिर आप इस प्रिंट को हटाओगे, आप इफ के साथ इस लीनियर सर्च को, और यहाँ पर आप कॉलन लगा। अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आपने कैसे लिख दिया लीनियर सर्च और इनपुट या यूजर इनपुट, ये तो ट्रू या फॉल्स के साथ कंपेयर नहीं होना चाहिए। बेटा होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये ट्रू या फॉल्स ही तो रिटर्न करेगा। तो जब ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ ट्रू के साथ चल जाएगा, और अगर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा तो इफ के साथ क्या आ जाएगा। अगर ये समझ आती है बात तो ठीक, अदरवाइज फिर कोई मसला नहीं, आप इक्वल टू ट्रू लिख दें और इक्वल, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिखा, और आप ये लिख देंगे कि वैल्यू फाउंड, उन्होंने अप्रोप्रिएट मैसेज बोला है, स्पेसिफिक मैसेज नहीं बता, वैल्यू फाउंड, और एल्स करके बेटा आप क्या लिख देंगे, प्रिंट वैल्यू नोट, ठीक है। अब इस कोड को चला के देखते हैं। अब मैंने लिखा 12, लिखा आगे वैल्यू फाउंड, क्योंकि मैं ट्रू फॉल्स नहीं चाह रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जरूरत नहीं होती कि हम डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट, कभी कभी हम अपनी मर्जी का मैसेज भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उस केस में बेटा ये टेक्निक लगे। दोबारा से कोड चलाते हैं, लिखा आ गया वैल्यू नॉट फाउंड। तो दैट्स हाउ इट इज बेटा। और इसमें इन्होंने यही बात बोली है पार्ट 3 के अंदर कि टेस्ट योर प्रोग्राम विद वन वैल्यू दैट इज इन द एरे एंड द वन वैल्यू दैट इज नॉट इन। तो ये जो है सर हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, और हमें आइडिया हो गया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए बेटा, पार्ट सी के ऊपर। यहाँ पर हमसे इन्होंने क्या बात की बेटा, वी हैव टू परफॉर्म दी बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट बेटा क्या करेगा, दी एरे इन्होंने यूज, दी एरे का मतलब इन्होंने कहा है कि जो ऊपर एरे है वही है डेफिनेट, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दी एरे का वर्ड यूज कर लिया कि प्रोसीजर के अंदर तो आप उसको एज अ लोकल वेरिएबल के तौर पे ही बता, साथ साथ बेटा ये बता रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने दो फॉल्ट के लूप चलाए हुए हैं, ये इनकम्प्लीट दिया हुआ है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट। बहुत से बच्चों को ये होता है सर क्या इसको फिल कर रहे हैं, इसके नंबर है, नहीं बेटा इसको नहीं फिल कर, आपने बस ये करना है कि आपने बबल सॉर्ट का प्रोसीजर लिखना है जो इस डाटा को क्या करेगा, अरेंज कर, ठीक है। और फिर आपने अपने कोड को चला के दिखाना है कि जी आपका कोड जो है वो डाटा को अरेंज कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले द बबल सॉर्ट, और उसके बाद बेटा यहाँ पर हम फॉर लूप चलाते हैं। फॉर इन्होंने एक्स और वाई दिया हुआ है तो आप कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक्स इन रेंज 10 हो गया बेटा,
10 की भी जरूरत नहीं है, 9 का, क्योंकि आउटर लूप होता है, याद होगा बबल सॉर्ट में मैंने क्या बताया था। आउटर लूप बेटा जब तक चलता है जब तक हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनर लूप मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो इनर लूप है वो 9 तक क्यों चलेगा, क्योंकि 10 एलिमेंट्स के लिए टोटल 9 कंपैरिजन। इसी तरह से जो आउटर लूप है वो 9 टाइम्स इसलिए मैं चला रहा हूँ बिकॉज बेटा जो 10 एलिमेंट्स, अब अगर 9 एलिमेंट्स अपनी जगह पर आ गए तो 10th ऑलरेडी अपनी जगह पर आ गए, तो हमें 10th वाले को फर्दर सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाए बेटा यहाँ पर इसका चेक लगाते हैं। याद करो, जब हम इफ की कंडीशन लगाते हैं तो किसके साथ लगाते हैं, वो हमें लगानी चाहिए बेटा अंदर वाले लूप के वेरिएबल। ठीक है, तो इफ एरे का नाम क्या है बेटा हमारे पास, एरे डाटा। वाई ग्रेटर होगा किसके साथ जनाब, एरे डाटा, y+1। तो बेटा हम टेम्प में किसको रखेंगे जनाब, फिर एरे डाटा की जो y+1 की वैल्यू होगी वो फर्स्ट पे आ जाएगी, और जो वैल्यू बेटा हमारे पास y+1 की है वो सर हम F में। ठीक है जी, बाकी और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बेटा, प्रिंट कर लेते हैं, तो हम बोल देते हैं एरे डाटा, और हम इसे कॉल करते हैं बबल। एरे डाटा को कॉल करते हैं एरे। ठीक है जी, अब कोड चला के देखते हैं क्या आ रहा है बेटा हमारा आंसर। पहले तो उसने सर्चिंग कर ली, करे जी सर्चिंग हो गई, और उसके बाद हमने एरे डाटा प्रिंट कर। लेकिन आपने एक चीज नोट की साथ, कि ये डाटा अरेंज नहीं हुआ। कैन यू टेल मी व्हाई, क्यों नहीं हुआ। कोड तो ठीक है हमारा, कोड में तो कोई एरर नहीं आया। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर? मैंने ये पूछा है कि ये जो हमने डाटा को सॉर्ट किया, एरे डाटा को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर। ये तो डाटा उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में टॉप पे लिखा हुआ था, ये तो अरेंज ही नहीं हुआ, जबकि हमने बबल सॉर्ट का कोड तो लिख दिया है। तो एनीथिंग दैट वी आर मिसिंग। हमने बेटा बबल सॉर्ट को कॉल ही नहीं की। ठीक है, क्योंकि ये ओके। प्रोसीजर है, तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, ये खुद से नहीं चलता। गॉट इट, जी। बात क्लियर हो गई बात। अब देखिए, मैं जब कॉल करने के बाद चला रहा हूँ तो नाउ यू कैन सी कि डाटा जो है वो प्रॉपर्ली क्या हो गया है। तो दैट्स हाउ इट इज, आप इस तरीके से जो है वो डाटा को बेटा क्या कर सकते हो, अरेंज कर। ठीक है, तो ये पूरा कोड जो बेटा हमने इस पास्ट पेपर का कंप्लीट कर लिया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जी इस तरीके से करनी होती है। तो अगर यहाँ तक बेटा कोई इश्यू है, कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछनी है तो बिल्कुल पूछ लें। ये कोड जो है मैं गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। इसके साथ एक दफ़ा और ये देख लीजिएगा, मैं आपको भी बता देता हूँ कि मैं जो है वो यहाँ पर कोड अपने अपलोड करता हूँ अभी, क्योंकि मैंने T4 के इतने कोड अपलोड किए नहीं है, बट सून आई एम गोइंग टू डू github.com/solution। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये पाइथन के तो कोड मौजूद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ, लेकिन अभी आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ी, तो अभी हम इसकी पढ़ेंगे। लेकिन पेपर 4 में जाके ये मैं अपलोड कर दूंगा, क्या अभी मैंने किए नहीं है, आई एम गोइंग टू डू। ठीक है, वेरी सुन। तो ये सिर्फ बताना था आपको कि पता होना चाहिए कि अगर आपको आगे भी फिट वुड भी हेल्प। ठीक है जी, आज की क्लास फिर यहीं रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।